Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 18 of formal methods in software engineering. Inshallah, today we will discuss different techniques that we are used in abstract model specification for the formal methods. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने जो डिफरेंट अपने सिमेंटिक्स और सिंटेक्स को डिस्कस किया था कि जो डिफरेंट आपके सिंटेक्स हैं और सिमेंटिक्स हैं वो किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, हम उनको किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट के मेथड्स क्या क्या हैं और वो किस तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिज़ाइन और डिप्लॉय हो सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है ये एब्स्ट्रैक्ट मॉडल स्पेसिफिकेशन के ऊपर है कि एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स क्या होते हैं, किस तरह उसको यूज़ किया जाता है, फिर उसका फॉर्मल मेथड के साथ क्या रिलेशन है, फिर उसको फॉर्मल मेथड के साथ लिंक करके हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किस तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं और उनके डिप्लॉयमेंट के क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, ये इंशाल्लाह ताला हम अपने आज के लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करेंगे और एब्स्ट्रैक्ट मॉडल के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। एक्चुअली फर्स्ट तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एब्स्ट्रैक्ट मॉडल की स्पेसिफिकेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका एरिया क्या है, कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जा सकता है। एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ अ मॉडल यूजिंग वेल डिफाइंड टाइप्स विद डॉट सेट सीक्वेंस then relations, functions and define operations by showing effects on model। हम इसको जो अगर इसको हम डिफाइन करें तो ये एक्सप्लिसिटली हम इसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं कि ये बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ अ मॉडल यूजिंग वेल डिफाइंड। अब यानी जो हमारे पास डिफरेंट सेट्स हैं हमने डिस्कस किया, सीक्वेंस को हमने डिस्कस किया, डिफरेंट रिलेशंस हैं उनको डिस्कस किया, डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको डिस्कस किया और जो हमारे ऑपरेशंस हैं, जो उस मॉडल के डिफरेंट जो फैक्ट्स हैं वो प्रॉपर्ली अगर उन फैक्ट्स को जो शो किया जा सके तो हम उसको बेसिक डेफिनेशन है। अब स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, टाइप, मॉडल, इनवेरिएंट, प्री और पोस्ट कंडीशन। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें देखी थी कि प्री और पोस्ट कंडीशन क्या होती हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास स्पेसिफिकेशन मॉडल है उस मॉडल में हम क्या कह रहे हैं कि टाइप के सिंटेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स बीइंग, इसलिए लास्ट लेक्चर मैंने सिंटेक्स और सिमेंटिक्स पे कवर किया था ताकि आपको सिंटेक्स और सिमेंटिक्स की बेसिक, उसके क्रैक्स, उसके रूल्स, उसके रेगुलेशन पता चल जाए कि वो क्या है। तो दैट्स वाई अब आपको ये वाला जो लेक्चर है एब्स्ट्रैक्ट मॉडल स्पेसिफिकेशन का ये सही तरीके से समझ आ सकेगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम अपने एब्स्ट्रैक्ट मॉडल जो मॉडल है उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसकी स्पेसिफिकेशन किस तरह हम कैसे लिंक कर सकते हैं। तो जो हमारे पास इसमें स्पेसिफिकेशन है, हम फर्स्ट जो इसमें चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो टाइप है कि सिंटेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग स्पेसिफाइड। ठीक है, कि जो आपका सिंटेक्स है उस ऑब्जेक्ट के लिए वो कितना स्पेसिफाई है, ठीक है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, ठीक है, उसकी बाउंड्रीज क्या है, वो मॉडल में अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर आप उसमें अंडरले कर रहे हैं वो कौन सा स्ट्रक्चर है, वो किस रूल्स के ऊपर डिज़ाइन किया गया है, हम उनको चेक करेंगे। इनवेरिएंट में क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्ड ऑब्जेक्ट, कि आप उस मॉडल ऑब्जेक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम इसमें अपनी प्री और पोस्ट कंडीशन देखेंगे कि सिमेंटिक ऑफ ऑपरेशंस क्या है, कि हमारे पास जितनी भी प्री और पोस्ट कंडीशंस हैं उनके जितने भी सिमेंटिक्स हैं वो हम किस तरीके से लिंक कर सकते हैं मॉडल के साथ और इनवेरिएंट के साथ किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास प्री कंडीशंस हैं और जो हमारे पास पोस्ट कंडीशंस हैं, हम उनके जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितने भी सिमेंटिक्स हैं, उन तमाम को हम उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं।
तो ये बेसिकली जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है वो टाइप पे, मॉडल पे, इनवेरिएंट पे और प्री और पोस्ट कंडीशन पे डिपेंड करता है। अभी हम इन तमाम को इन डिटेल डिस्कस करते हैं और लिंक करते हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट मॉडल के साथ। अब इसमें जो हमारे पास लैंग्वेज है, जिसको हम काफ़ी लेक्चर्स में मैं इसका आपसे जिक्र भी कर रहा था, बात हो रही थी कि जी लैंग्वेज। तो फॉर्मल मेथड्स में जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज, वो जी नोटेशन है, जी लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है, इसको जी नोटेशन भी कहते हैं, जी लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं अपने फॉर्मल मेथड्स के अंदर। इज यूज्ड टू टेस्ट द रिजल्ट्स। अब जी नोटेशन क्यों यूज होती है कि हमारे पास जो, जब हम अपनी बात हमने ये की थी कि हमारे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो हम जो हमारे पास डिफरेंट रूल्स हैं, जो डिफरेंट रेगुलेशंस हैं अपनी टेस्टिंग की, कि हम अपने टेस्टिंग किस तरह करते हैं, ठीक है। हमने ये कहा था कि जब भी हमने किसी भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी चेक करनी है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी शोस करनी है, उसके रिजल्ट्स देखने हैं, तो उसकी जो टेस्टिंग है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर बेस करती है, ठीक है। अब वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन कौन से हैं, हम उनकी टेस्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं, हम उन रूल्स एंड रेगुलेशन को किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरह डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हम ये फर्स्ट क्या कह रहे हैं कि इज़ यूज्ड टू टेस्ट द रिजल्ट्स। ये जितने भी आपके रिजल्ट्स हैं उन तमाम को टेस्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्राम कोड, ये आपके पास इंडिपेंडेंट है, जो भी आपका प्रोग्राम कोड है उन तमाम के लिए इंडिपेंडेंट है। मैथमेटिकल डाटा मॉडल है, ये आपका हम जो यूज़ करते हैं, ये अपने मैथमेटिकल डाटा, जो हमारा डाटा मॉडल है उसमें यूज़ करते हैं। देन रिप्रेजेंट्स बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम। तो सबसे पहले तो हमने ये बात की है कि जो हम इसको यूज़ करेंगे वो अपने टेस्टिंग के लिए करेंगे, जो हमारे रिजल्ट्स हैं उसको लेजिटिमेट करने के लिए कि क्या जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो लेजिटिमेट हैं, ठीक है, वो अप टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, या जो स्टैंडर्ड हम यूज़ कर रहे हैं क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि उन रिजल्ट्स को टेस्ट करने के लिए। सेकेंड, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्राम कोड। अब जो हमारा जितना भी जो है जो हम अपने एक सॉफ्टवेयर राइट कर रहे हैं, एक जो प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, तो उसका जो कोड है दैट शुड बी इंडिपेंडेंट, उसको डिपेंड नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर। तो क्या वो वाकई ही इंडिपेंडेंट है, कि ऐसा तो नहीं है वो डिपेंड तो नहीं कर रहा। और फिर हमने जो अपने मैथमेटिकल मॉडल्स यूज़ किए, बहुत से हमारे पास मॉडल्स हैं, ठीक है, तो लेकिन हमने उसमें जो यूज़ करने हैं, हम इसमें जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास डिफरेंट मैथमेटिकल डाटा मॉडल्स हैं। हम वो सारे के सारे मॉडल्स अपने इसमें यूज़ करते हैं और अपने डिफरेंट टाइप के जितने भी रिजल्ट्स हैं उनको अचीव करते हैं यूजिंग मैथमेटिकल डाटा मॉडल्स, ठीक है। तो वो डाटा मॉडल कौन कौन से हैं, हम उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से उसको डिप्लॉय करेंगे, वो सारे के सारे हम अपने यूज़ करते हैं जी नोटेशन के अंदर। देन हम देखते हैं कि रिप्रेजेंट्स बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिस्टम। हम उस सिस्टम को, ठीक है, हम उसको स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, ठीक है, कि हमने अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो स्टैटिक मेथड से भी देखेंगे और डायनामिक एस्पेक्ट से भी देखेंगे कि उसके स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है और डायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, कि स्टैटिक के अंदर क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या प्लस पॉइंट्स हैं, डायनामिक के अंदर क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या प्लस पॉइंट्स हैं। तो हम उस मॉडल को स्टैटिक और डायनामिक बोथ एस्पेक्ट से देखेंगे कि सिस्टम के लिए कौन सा ज़्यादा फिजिबल है, कौन सा ज़्यादा रिलायबल है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये जी नोटेशन में आती हैं और ये सारी की सारी चीज़ें हम अपनी जी नोटेशन में देखेंगे कि हम अपने जी नोटेशन में इसको किस तरीके से बेहतर यूज़ कर सकते हैं। अब आगे फीचर, ये तो आ गया कि वाई वी आर यूज्ड जी नोटेशन। तो वी आर यूज्ड फॉर जी नोटेशन फॉर टेस्ट द रिजल्ट, फॉर इंडिपेंडेंट प्रोग्राम कोड, फॉर मैथमेटिकल डाटा मॉडल एंड फॉर
representation of static and dynamic model for a specific system. Now what is the Z language? कि Z language क्या है, Z language क्या है या उसके फीचर्स क्या है. तो Z नोटेशन के जो हमारे पास डिफरेंट फीचर्स हैं, हम उनको वन बाय वन अभी डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है डिकम्पोज स्पेसिफिकेशन इनटू स्मॉल पीसेस, जिसको हम इट इज नोन एज स्कीमास कहते हैं. ठीक है, आपने लॉजिकल स्कीमास तो पढ़े होंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर. तो अब देखें, अब अगर मैं बात करूं कि ये इन स्मॉल पीसेस से मैं इस तरह कहता हूं, मैं कहता हूं कि कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी का हमने इसको ऑटोमेट करनी है, तो ये मेरी एक बहुत इंटरप्राइज, एक लार्ज रिक्वायरमेंट है कि कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी को हमने कंप्यूटराइज करना है. लेकिन अब मैं अगर इस ठीक है, अब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसको मैं सिर्फ इतना बता दूं तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करना, या उस डॉक्यूमेंट को बनाना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. क्यों कि ये बहुत, मैंने जो उसको रिक्वायरमेंट दी है ये बहुत ओपन रिक्वायरमेंट दे दी है, इसको नैरो नहीं किया, इसको डिवाइड नहीं किया. तो अगर मैं उसे ये कहूँ कि हमने कॉमसेट यूनिवर्सिटी का एक वेब पोर्टल डिज़ाइन करना है, एक एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन करना है, एक हमने उसमें अकाउंट सिस्टम डिज़ाइन करना है, एक नेटवर्क सिस्टम डिज़ाइन करना है. अब मैंने अपनी स्पेसिफिकेशन को स्मॉल पीसीज में जो है डिवाइड करना शुरू कर दिया. जब मैंने अपनी इस इंफॉर्मेशन को स्मॉल पीसेस में डिफाइन करना शुरू कर दिया या डिवाइड करना शुरू कर दिया, तो अब वो इजी होता जा रहा है. अब जब हम बात करते हैं कि अब वो मजीद उसको हम डिवाइड करेंगे, कि मैं अगर ये कहता हूँ कि हमने सिर्फ अपना स्टूडेंट का पेरोल सिस्टम बनाना है, तो अब स्टूडेंट का जो पेरोल सिस्टम है अब उसके मजीद कि उसमें फाइन होगा कि नहीं होगा, लास्ट डेट क्या होगी, ठीक है, कुछ फिक्स फीसेस हैं, कुछ सिक्योरिटीज हैं. अब ये देखें, हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, हम उसको डिकम्पोज कर रहे हैं अपनी स्पेसिफिकेशन को स्मॉल पीसेस के अंदर. अब ये जो हमारी देखें, हम अगर उसको कह दें जी कि बस तुमने फी सिस्टम बनाना है, तो ये तो एक जनरलाइज मैंने बता दी ना. तो अब जब आपके प्रॉब्लम्स आते हैं, दरेज हमने पहले भी ये पढ़ा है, हमने ये इश्यूज देखे हैं. अगर आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग का फेज ठीक नहीं होगा, अगर आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का फेज ठीक नहीं होगा, तो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो, जब आपने रिक्वायरमेंट ही गलत की तो उसका एनालिसिस भी गलत हुआ. ठीक है, जब आपका एनालिसिस गलत हुआ तो उसका डिज़ाइन भी गलत बना, जब उसका डिज़ाइन गलत बना उस पर मॉडल भी गलत हुआ अप्लाई, जब उसका मॉडल गलत हुआ उसका आर्किटेक्चर भी गलत हुआ सिलेक्ट, जब उसका आर्किटेक्चर गलत हुआ उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी गलत हुई, उसके रिजल्ट्स भी गलत आएंगे. तो आप कितने फेसेस को ख़राब करते जा रहे हैं सिर्फ रिक्वायरमेंट प्रॉपर ना गैदर करने की वजह से. ठीक है, तो अब जब हम अपने उस मॉडल को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी स्पेसिफिकेशन को स्मॉल पीसेस में, स्मॉल चंक्स में डिवाइड करते हैं, तो जो पहला फीचर है जी नोटेशन का वो यही है कि डिकम्पोज स्पेसिफिकेशन इनटू स्मॉल पीसेस. ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज स्कीमास भी इसको कहते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्कीमास क्या है. कि ठीक है कि आपके स्कीमास आर यूज्ड टू डिस्क्राइब बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिस्टम. अब आपका जो सिस्टम है वो स्टैटिक भी हो सकता है, वो डायनेमिक भी हो सकता है. हम इसमें दोनों एस्पेक्ट्स को डिफाइन कर रहे हैं. हम अपने स्टैटिक एस्पेक्ट्स को भी डिफाइन कर रहे हैं और हम अपने डायनेमिक एस्पेक्ट्स को भी डिफाइन कर रहे हैं. हम अपने दोनों एस्पेक्ट्स इसमें डिफाइन कर रहे हैं कि इसके स्टैटिक के एस्पेक्ट्स हैं और इसके डायनेमिक एस्पेक्ट्स हैं. तो स्कीमास आर यूज्ड टू डिस्क्राइब बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिस्टम. एक सिस्टम के स्टैटिक और डायनामिक जो दोनों उसके एस्पेक्ट्स हैं हम वो इसमें डिफाइन करते हैं. अब इसके अंदर क्या पैरामीटर्स हैं, डाटा रिफाइनमेंट और डायरेक्ट रिफाइनमेंट. एक तो आपकी होगी डाटे की रिफाइनमेंट कि जो डाटा है, जो डाटा किस तरह का, जो आपका रॉ डाटा आ रहा है या किस टाइप का डाटा आ रहा है, आपके सिस्टम के चेक्स क्या है, कौन सा डाटा आपके लिए एक्सेप्टेबल है, कौन सा डाटा आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, कौन सा डाटा
सिस्टम के लिए लेजिटिमेट है, कौन सा डाटा सिस्टम के लिए लेजिटिमेट नहीं है, किसको आपने वैलिडेट करना है, किसको आपने वैलिडेट नहीं करना, ठीक है। डाटे को रिफाइन किस तरह करना है, उसके क्या प्रोसीजर्स आपने बनाए हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, किन प्रोसीजर्स को फॉलो करके, रूल्स को फॉलो करके आप अपने डाटे को फर्दर रिफाइन करेंगे। ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी की सारी बेस करती हैं डाटा रिफाइनमेंट के ऊपर। और सेकंड क्या है, डायरेक्ट रिफाइनमेंट, ठीक है, कि जो आपकी डायरेक्ट रिफाइनमेंट है, अगर एक आपकी इनडायरेक्ट होती है, एक आपकी डायरेक्ट होती है, तो अब आपने ये देखना है कि डायरेक्ट रिफाइनमेंट में आपने किन रूल्स को फॉलो करना है, किन रेगुलेशन को फॉलो करना है, आपके प्रोसीजर्स क्या हैं, वो सारे के सारे आप अपने डायरेक्ट रिफाइनमेंट में चेक करेंगे। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि यू कैन इग्नोर डिटेल्स इन ऑर्डर टू फोकस ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम यू आर इंटरेस्टेड इन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मैं इसको फिर रिपीट करता हूं कि यू कैन इग्नोर, तुम इग्नोर कर सकते हो डिटेल्स इन ऑर्डर टू फोकस ऑन द एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, कि आपका जो प्रॉब्लम है यू आर इंटरेस्टेड, कि आप अपने प्रॉब्लम की जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपने फोकस किसको करना है, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो वो हम जिसमें हम इंटरेस्टेड है हम उस एस्पेक्ट को, ठीक है, देख सकते हैं, बाकी चीज़ों को हम उसकी डिटेल्स को हम जो है वो इग्नोर कर सकते हैं। दैट्स वाई वी आर सेइंग कि यू कैन इग्नोर डिटेल इन ऑर्डर टू फोकस ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम यू आर इंटरेस्टेड इन, जिनमें आप इंटरेस्टेड है आप उनको देख सकते हैं। तो ये सारे जो हमारे पास फीचर्स थे ये थे जी नोटेशन के, कि व्हाई वी कैन यूज जी नोटेशन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द जी नोटेशन इन द फॉर्मल मेथड्स। तो ये हमारे पास जो है कुछ इस तरह के बेनिफिट्स थे कि दैट्स वाई, ठीक है, हम अपनी जी लैंग्वेज जो है यूज करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे पॉइंट हमने डिस्कस किया है स्कीमा का, कि डिकम्पोज जो आपकी स्पेसिफिकेशन है इनटू स्मॉल पीसेस, यानी कि हमने यहाँ पे जो आपका स्कीमा है उसकी डेफिनेशन क्या की है कि हम अपने स्पेसिफिकेशन को स्मॉल पीसेस में जब डिकम्पोज करते हैं तो इट इज़ नोन एज स्कीमा। तो अब हमने यहाँ पे हम टाइप्स उसकी देखते हैं कि जो स्कीमा है उसमें जो आपका स्टैटिक एस्पेक्ट है वो क्या है, और फिर डायनामिक भी हम देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो हमारे पास है, जो हमारा यहाँ पे स्टैटिक एस्पेक्ट है वो क्या है, द स्टेट कैन ऑक्युपाई, कि जो आपकी स्टेट्स हैं हम उनको ऑक्युपाई कर सकें, क्योंकि आपके पास डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, आप अपनी स्टेट्स मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिक उसका एस्पेक्ट है कि हम अपनी स्टेट्स को ऑक्युपाई कर सकें, ठीक है। मल्टीपल स्टेट को हमने किस तरह ऑक्युपाई करना है, उसके रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, मेथड्स क्या है, हम जो नेक्स्ट स्लाइड्स में उनको इन डिटेल डिस्कस करते हैं। और सेकंड क्या है, द इनवेरिएंट relationships that are maintained at the system moves from state to state। देखिए हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में हमने अपने कंप्यूटेशन के जो जिसमें लेक्चर्स थे, हमने जो रेगुलर एक्सप्रेशन के लेक्चर्स थे, हमने बहुत सी एग्जांपल्स की थी कि मशीन से आपने रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह जनरेट की थी और रेगुलर एक्सप्रेशन से आपने मशीन किस तरह डिज़ाइन की थी। वो जो मशीन आपने डिफाइन की थी, वो जो मशीन आपने डिज़ाइन की थी, उस मशीन को के डिफरेंट स्टेट्स थी और हर स्टेट्स के ऊपर डिफरेंट पैरामीटर्स थे, इनपुट के आउटपुट के। आप कुछ इनपुट कर रहे थे तो वो मशीन सेकंड के लिए आउटपुट कर रही थी। माइट भी आपकी एक स्टेट है वो इन भी कर रही है आउट भी कर रही है, पिछली स्टेट से वो इन कर रही है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेट के लिए आउट कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मल्टीपल स्टेट्स हैं, ठीक है, तो जो स्टैटिक जो स्कीमा का स्टैटिक एस्पेक्ट्स है या जो उसका स्टैटिक गोल है, वो एक तो ये है कि उन तमाम स्टेट्स को ऑक्युपाई करे, वन बाय वन जितनी भी स्टेट्स हैं उन तमाम स्टेट्स को ऑक्युपाई करे। सेकेंडली हम जो उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट जो उसका इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो ये पैरामीटर है कि हमारे पास जितनी भी
उसमें द इनवेरिएंट रिलेशनशिप्स दैट आर मेंटेन, उसमें जितनी भी इनवेरिएंट रिलेशनशिप बनती हैं उन तमाम को मेंटेन करे एज द सिस्टम मूव्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। लेकिन वो सिस्टम तो मूव करेगा, ठीक है, आपकी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, दूसरी से तीसरी स्टेट में। जिस तरह हम कहते हैं कि हमने अपने सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट ले ली, एक स्टेट हम कह देते हैं, हमने उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर उसका एनालिसिस कर दिया, दूसरी स्टेटमेंट कह देते हैं, उसके ऊपर हमने डिज़ाइन कह दिया, तीसरा कह दिया, उसके ऊपर हमने मॉडल यूज़ कर दिया, चौथी कह दिया, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट कह दिया, फिफ्थ कह दिया। तो वो जो आपकी स्टेटमेंट्स, जो आपकी स्टेट्स हैं, जो आपकी वो स्टेट्स जो साथ साथ आपकी मूव हो रही हैं, वो जो उन स्टेट्स की मूवमेंट है वो आपने यहाँ बतानी है। दैट्स वाई वी आर सेइंग हियर द इनवेरिएंट रिलेशनशिप्स दैट आर मेंटेन्ड एज अ सिस्टम मूव्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। सेकेंड आपके पास डायनामिक एस्पेक्ट्स, यानी हमने लास्ट स्लाइड में क्या देखा, यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि उसके स्टैटिक एस्पेक्ट्स क्या थे। अब हम उसके हमने बैक में जाएं तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो स्कीमा है वो स्टैटिक भी है, और हमने यहाँ पे ये बात की है कि स्कीमा आर यूज्ड टू डिस्क्राइब बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक। दैट्स वाई हमने स्टैटिक के फीचर्स देखे। अब हम जा रहे हैं अपने डायनामिक के फीचर्स देखने के लिए। डायनामिक में हम क्या कहते हैं, द ऑपरेशंस दैट आर पॉसिबल। अब देखें, अब उस स्कीमा के ऊपर देखिए, आपका एक फोल्डर है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक विंडोज में एक फोल्डर है, आप राइट क्लिक करते हैं, उस पर आप डिफरेंट टाइप की परमिशन उसको कर सकते हैं, उस पर रीड की, ठीक है, उस पर रीड की, राइट की, मॉडिफाई की, नॉट एक्सेसिबल की, ठीक है, रीड एंड राइट की, ठीक है, उस फोल्डर पे हाइड की। ये आपके डिफरेंट ऑपरेशंस हैं दैट यू कैन इम्प्लीमेंट इफ यू हैव सर्टेन राइट्स, ठीक है। यानी अगर आप विंडोज़ के पावर यूज़र हैं या अगर आप विंडोज़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आपने एक यूज़र अकाउंट क्रिएट किया, उसकी आपने वैलिडिटी, यानी फ़र्ज़ किया एक स्टूडेंट आता है, वो उसका एडमिशन होता है BScs के अंदर, और उसका एक लैब लॉगिन क्रिएट करना है, तो हम क्या करता है एडमिनिस्ट्रेटर कि उसकी देखता है कि उसकी एनरोलमेंट डेट क्या है और डिग्री कंप्लीशन क्या है, तो उसका जो लॉगिन की लेजिटिमेट टाइम वो क्रिएट करता है, दैट इज़ 4 years, ठीक है, कि भाई इन 4 सालों के अंदर ये इसको यूज़ कर सकता है, इसके बाद वो उस लॉगिन को जो है यूज़ नहीं कर सकता। तो जो उसका लेजिटिमेट क्राइटेरिया डिफाइन हो गया उस लॉगिन के लिए, दैट इज़ 4 years, ठीक है। तो अब ये आपके डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, ठीक है, ये जितने भी ऑपरेशंस हैं हम जो यूज़ कर रहे हैं, हम उसमें पहली बात कर रहे हैं कि जो उसका एक डायनामिक एस्पेक्ट भी है। अब जो उसका डायनामिक एस्पेक्ट है वो एस्पेक्ट क्या है कि द ऑपरेशंस दैट आर पॉसिबल, यानी वो ऑपरेशन जितने भी हम यूज़ कर रहे हैं, जो उसके लिए पॉसिबल है, द रिलेशनशिप बिटवीन देयर इनपुट्स एंड आउटपुट्स, यानी उसके अंदर जितनी भी उनकी इनपुट्स और आउटपुट जितनी आ रही हैं उनकी, यानी अब फर्स्ट काम तो ये है कि उसके वो जितने भी ऑपरेशन हैं वो फाइंड करे, जितने भी पॉसिबल वेज हैं, यानी ये एक स्टेट, ये एक फंक्शन क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले तो हमें यानी ये जो डायनामिक, जो आपके डायनामिक एस्पेक्ट्स हैं, एक तो उसके ऑपरेशन हो गए, सेकेंड द रिलेशनशिप बिटवीन देयर इनपुट्स एंड आउटपुट्स, यानी उसकी इनपुट, यानी उस रिलेशनशिप के साथ उसकी जितनी भी इनपुट्स और आउटपुट्स लिंक्ड है कि इनपुट्स क्या होंगी, आउटपुट क्या होगी। हम कहते हैं कीबोर्ड से 2 + 2 ये हमारी इनपुट है, आउटपुट 4 आ गई, ठीक है। तो अब हमने, यानी सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि हमने उसकी जो रिलेशनशिप है उसमें उसकी इनपुट्स और उसकी आउटपुट्स क्या है वो, और द चेंज ऑफ स्टेट दैट हैपन, कि जब एक स्टेट चेंज होती है एट दैट टाइम व्हाट इज हैपेंड इन द एग्जैक्ट सिस्टम, ठीक है, कि सिस्टम के अंदर क्या हैपन हो रहा है, ठीक है। जब भी कोई स्टेट चेंज होती है तो वो क्या होती है, आप ATM कार्ड डालते हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेट में वो आपको वेलकम कहता है और साथ आपसे पिन कोड मांग लेता है, आप पिन कोड देते हैं, आप सेकंड स्टेट में चले जाते हैं, वो आपको
ऑप्शन दे देता है फास्ट कैश, कैश विड्रॉ, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस ट्रांसफर एंड सो ऑन। आप फास्ट कैश प्रेस करते हैं, आप एक और स्टेटमेंट चली जाती है। फिर वो ऑप्शन दे देता है 5000, 10,000, 20,000 या कैश विड्रॉ, आपने अपनी मर्जी से पैसे निकालने हैं, आप फिर पेमेंट करके आप एंटर करते हैं, आप एक और स्टेटमेंट। तो आप मल्टीपल स्टेट्स दे रहे हैं, हर स्टेट के ऊपर कुछ हैपन हो रहा है। वो जो है क्या हैपनिंग होती है, उन स्टेट्स की जो हैपनिंग है हमने वो बतानी है कि उन स्टेट की क्या हैपनिंग है, द चेंज ऑफ द स्टेट दैट हैपन, कि वो क्या हो रही है। तो ये सारे के सारे जितने भी फीचर्स हैं ये हम सारे के सारे अपने डायनामिक एस्पेक्ट्स में देखते हैं कि डायनामिक एस्पेक्ट्स के अंदर क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है और हम उसको किस तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास जो नोटेशन है, जो एग्जाम्पल है, जो फर्स्ट हम इसमें यूज करते हैं वो हम क्या यूज करते हैं कि यानी तभी आपने स्टैटिक देख लिया, डायनामिक देख लिया, दोनों स्कीमास देख लिए, दोनों के एडवांटेज भी देख लिए और दोनों के आपने ड्रॉबैक्स भी देख लिए। अब हम देखते हैं इस नोटेशन एग्जाम्पल को कि हमारे पास ये जो एग्जाम्पल है इसमें क्या क्या चीज किस तरह आ रही है। अब देख रहे हैं कि नेम some variables are declared, यानी नोटेशन एग्जाम्पल में डेफिनेटली अब आपके वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो आपने कुछ जो भी आपके सर्टेन जो आपको रिक्वायर्ड है, जो वेरिएबल्स आपको चाहिए, ठीक है, वो कौन से वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो जो भी वेरिएबल्स आपको चाहिए जो आपने डिक्लेयर किए हुए हैं वो सारे के सारे आपने यहाँ मेंशन कर दिए। उसके बाद आपने उन तमाम की रिलेशनशिप्स बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, अब जो उन वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं उनकी जो आपस में रिलेशनशिप है वो भी आपने बतानी है, ठीक है, कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल 1 है, एक वेरिएबल 2 है, एक वेरिएबल 3 है और एक 4 एंड सो ऑन, ये जो मेरे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं इन तमाम की आपस में रिलेशन क्या है। यानी पहले तो हमने कुछ वेरिएबल जनरल जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी हमने उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने के बाद अब हमने उन वेरिएबल्स को डिफरेंट वैल्यूज भी असाइन कर दी, ठीक है, यानी उसकी जो भी वैल्यूज थी, ठीक है, वैल्यूज भी असाइन कर दी। वैल्यूज को असाइन करने के बाद अब हमने उनकी जो रिलेशनशिप है हमने आपस में वो भी डिफाइन करनी है कि वो उनकी क्या क्या रिलेशनशिप्स है, वो आपस में किस तरह इंटीग्रेट कर रहे हैं वो बताना है। अब यहाँ पे हम देखें, हम यहाँ पे एक बेसिक इसकी एग्जांपल ले रहे हैं। हम यहाँ पे एक बर्थडे बुक को इनिशियलाइज कर रहे हैं कि हमारे पास एक बर्थडे बुक है, हम उस बुक को जो है इनिशियलाइज करते हैं और हम कहते हैं बर्थडे बुक नोन फाइ, ये सिंबल किस चीज के फाइ, ठीक है। अब ये जो हमने अपना एक वेरिएबल डिफाइन किया और वो जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है, ठीक है, वो हमारे पास बुक है। हम यहाँ क्या कहते हैं, हम इसको किस चीज से इनिशियलाइज कर रहे हैं, हम इसको बर्थडे बुक से इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे फिर कह दिया बर्थडे बुक नोन फाइ कह दिया। तो ये हमारे पास एक नोटेशन की एग्जांपल है। आप देखेंगे हमने यहाँ पे क्या जनरल बात किया कि एक नेम है, कोई भी आप उसमें वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लें। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के बाद आप उन वैल्यूज उनकी जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, उन तमाम को कोई ना कोई वैल्यू साइन करें। वैल्यू साइन करने के बाद आप उनका आपस में कोई रिलेशनशिप इंटीग्रेट करें। वो करने के बाद फिर हमने उसकी एग्जांपल ले ली है, इनिशियलाइज बर्थडे बुक और नॉन हम इसको क्या कह दिए, इसको हमने फाइ कह दिए। तो इस तरीके से हम इस नोटेशन को, यानी ये सिंपल थी उसकी एक यहाँ पे एग्जांपल हमने डिस्कस की है। फर्दर देखते हैं। अब हमने जो पिछली एग्जांपल में अपनी जो बर्थडे बुक जो है वो जब हमने डिफाइन की है, ठीक है, तो वो हमने क्या कहा है कि उसकी जो हम एग्जांपल की है वो क्या की है कि हमने यहाँ पे ये कहा है कि बर्थडे बुक और हमने यहाँ पे क्या दिया है इसको नोन नेम बर्थडे नेम और अब ये क्या कह रहे हैं कि गोज टू डेट, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि ये लास्ट एग्जाम्पल की कंटिन्यूएशन ही है कि हमने ये कह दिया कि बर्थडे हमारी बुक है, नोन अब यहाँ पे नेम क्या है नोन
बर्थडे नेम, और हमने इसको क्या कह दिया कि नेम गोज टू डेट, और हमने क्या कह रहे हैं कि नॉन डोम बर्थडे। यानी ये अब हमने एक सिंपल सी एक छोटी सी लैंग्वेज यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, एक छोटी सी यहाँ पे हम क्यूरी लैंग्वेज यहाँ डिफाइन करने लगे हैं। अब हम बर्थडे उसमें ऐड करते हैं, हम क्या करते हैं, हम उसमें वो जो बर्थडे फंक्शन है हम उसको ऐड करते हैं बर्थडे बुक। अब क्या है, बर्थडे की जो बुक है नेम क्वेश्चन मार्क कॉलन नेम, यानी हमने यहाँ क्या किया कि नेम क्वेश्चन मार्क कॉलन नेम, उसके बाद हम क्या कहते हैं डेट क्वेश्चन मार्क कॉलन डेट, फिर हम यहाँ पे कहते हैं डेट क्वेश्चन मार्क कॉलन डेट, और फिर हम क्या कहते हैं यहाँ पे कि नेम क्वेश्चन मार्क एप्सिलसन नोन। ये सिंबल हमने अपने जब प्रीडिकेट लॉजिक और जब हमने अपनी प्रोपोजिशन लॉजिक को डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने इन डिटेल डिस्कस किया था कि प्रीडिकेट लॉजिक क्या है और आपका प्रोपोजिशन लॉजिक क्या है, उसके सिंबल्स में क्या कहते हैं। अब हम इस सारे डाटे से, यानी अब देखें हमने यहाँ से इसको स्टार्ट किया कि बर्थडे बुक, फिर नॉन नेम बर्थडे नेम डेट, फिर हमने यहाँ पे इसको नॉन और डॉम बर्थडे कह दिया। यहाँ पे हमने ये बर्थडे बुक की डिटेल्स आ गई और ये हमने एक बर्थडे ऐड करने का जो फंक्शन लिखा है ये उसकी डिटेल आ गई, और वो हमने किस तरीके से यहाँ पे ऐड किया है कि बर्थडे बुक नेम देन नेम डेट डेट नेम नॉन। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं बर्थडे, ठीक है, इज इक्वल टू बर्थडे, फिर हम क्या कह रहे हैं कि नेम क्वेश्चन मार्क गोज टू डेट। तो ये हमने एक छोटी सी एग्जाम्पल देखी है कि हम अगर अपनी जी लैंग्वेज के अंदर अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हम देखें कि बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है कि हमने यहाँ पे बर्थडे को किस तरीके से ऐड किया। यानी इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि हमने बर्थडे इक्वल टू बर्थडे नेम क्वेश्चन मार्क गोज टू डेट, हमने इस तरीके से यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया कि जो आपकी बर्थडे है वो किसके इक्वल है बर्थडे, उस पर नेम भी डाल दिया क्योंकि किस बंदे की है और उसकी किस डेट को, यानी हमने एक तो उसका नाम तो बताना है ना। फर्ज किया बर्थडे जाहिद की है, तो यहाँ जाहिद आ गया। अब किस डेट को है, हम कहते हैं जी 18 मार्च को है, हम कहते हैं जी कि 20 मार्च को है, हम कहते हैं 30 मार्च को है। तो जो भी कोई एक स्पेसिफिक डेट है दैट शुड बी डिफाइन, ठीक है। नेम भी जनरलाइज है, यहाँ पे किसी का नाम हो सकता है, जैसे ही नाम चेंज होगा बर्थडे डेट चेंज होगी, यानी ये इसके साथ ऑटोमेटिकली चेंज होगा। क्यों कि हर एक आदमी की एक डिफरेंट बर्थडे है, जायद की अपनी होगी, सलीम की अपनी होगी, नासर की अपनी होगी, राना की अपनी होगी, अली की अपनी होगी, जैन की अपनी होगी, देयर आर डिफरेंट नेम, साद की अपनी होगी, ठीक है। तो हम इस नेम को डायनामिकली डेट के साथ चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, ये उसी एग्जाम्पल के यहाँ तक तो हमने सिर्फ क्या किया कि हमने बर्थडे को सिंपल ऐड किया है, अभी तक हमने यहाँ पे और कोई काम नहीं किया, सिर्फ ऐड किया। और मैं आपको ये बात समझा रहा था कि हर एक की वेरी करेगी, चेंज करेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने अगर फाइंड करनी है फाइंड बर्थडे, अब अगर हमने किसी भी बंदे की बर्थडे फाइंड करनी है तो फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या है बर्थडे, ठीक है। हम क्या कहते हैं बर्थडे बुक नेम क्वेश्चन मार्क कॉलन नेम डेट क्वेश्चन मार्क कॉलन डेट नेम क्वेश्चन मार्क, ठीक है, नोन डेट नॉट इक्वल टू बर्थडे नेम क्वेश्चन मार्क। यानी अब हमने ये सिंपल सी क्यूरी है, ठीक है। इसको आप समझिए कि अगर हमने किसी भी स्टूडेंट की, ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय की डेटाबेस में से अगर हमने अपनी एक स्पेसिफिक बर्थडे फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या स्टेप्स है या उसके लिए क्या सूडो लैंग्वेज है या उसके लिए क्या कोड है, वो कोड हम यहाँ देख रहे हैं कि बर्थडे बुक नेम क्वेश्चन मार्क कॉलन नेम डेट क्वेश्चन मार्क डेट नेम कॉलन नॉन डेट नॉट इक्वल टू बर्थडे नेम। हम अगर इस क्यूरी को यूज करें तो हम उसकी बर्थडे फाइंड कर सकते हैं, उसकी बर्थडे किस दिन को है, कब है। देन आपके पास नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, ठीक है, वो है रेस कंडीशन। कि रेस कंडीशन के रेस फंक्शन क्या होता है, रेस कंडीशन क्या होती है और इसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। वी हैव नॉट हैंडल्ड द कंडीशन व्हेन यूजर ट्राइज टू ऐड अ बर्थडे। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास
कंसेप्ट आ रहा है कि वी हैव नॉट हैंडल्ड द कंडीशन व्हेन यूजर ट्राइज टू ऐड अ बर्थडे। हमने इस कंडीशन को यहाँ पे हैंडल नहीं किया कि जब यूजर एक बर्थडे को ऐड करता है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हमने यहाँ पे इस कंडीशन को कहीं भी सेटल नहीं किया, कहीं भी डिफाइन नहीं किया। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वी हैव नॉट हैंडल्ड द कंडीशन व्हेन यूजर tries to add a birthday which is already known to the system or tries to find the birthday of someone not known। अब यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन है, आप इस चीज को देखें कि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि we have not handled the condition when user tries to add a birthday which is already known to the system। जो सिस्टम को ऑलरेडी known है, or tries to find the birthday of someone not known। यानी वो ये अब यहाँ पे जो इशू आ रहा है वो इशू क्या आ रहा है कि आप ये देखेंगे which is already known to the system। सिस्टम को तो पता है, सिस्टम तो जानता है, हमने उसको ऑटोमेट जो कर दिया, ठीक है। or tries to find, या वो ट्राई करता है to find the birthday of someone not known, ठीक है, नॉट नोन, कि अब उसको अगर उस सिस्टम का नहीं पता या वो किसकी फाइंड करना चाह रहा है। अब हम क्या करते हैं कि हैंडल दिस बाय एडिंग एन एक्स्ट्रा रिजल्ट। देखिए हम किस लिए ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, आप फिर इसको बेटा समझिए कि विच इज ऑलरेडी नोन टू द सिस्टम। सिस्टम को नोन है लेकिन आई ट्राइज टू फाइंड द बर्थडे ऑफ समवन नॉट नोन, ठीक है जी। अब इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं कि हैंडल दिस बाय एडिंग एन एक्स्ट्रा रिजल्ट, ठीक है, टू ईच ऑपरेशन। हम हर ऑपरेशन के लिए एक एक्स्ट्रा जो है रिजल्ट ऐड करते हैं। वो हम किस तरीके से ऐड करते हैं, उसकी सूडो कोड क्या है वो हम देखते हैं। हम कहते हैं रिजल्ट कॉलन इक्वल टू ऑफ ऑलरेडी नोन, ठीक है, आर नॉट नोन। अब दो ही पॉसिबिलिटी देखें, अब इसकी देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो वो ऑलरेडी नोन है उसको या उसको नोन नहीं है। इसके अलावा देयर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी इन दिस, ठीक है, या तो उसको नोन है या उसको नोन नहीं है, ठीक है। अगर उसको नोन है तो अब क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन क्या है, सक्सेस, ठीक है। वो जो सक्सेस कर रहा है रिजल्ट नॉट इक्वल टू कॉलन रिपोर्ट। अब इसका क्या मतलब है कि जो आपका रिजल्ट है नॉट इक्वल टू रिपोर्ट, और देन आपका जो रिजल्ट है नॉट इक्वल टू इज ओके। तो ये हमारे पास रेस की सक्सेस कंडीशन है कि अगर हमने यहाँ पे अपना सिंपल सा एक कोड यूज़ किया तो हमने उसको किस तरह यूज़ किया और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। वो ये है कि मैं वो बता दिया है कि अगर सिस्टम को नोन है या ट्राइज करता है फाइंड द बर्थडे ऑफ समवन नॉट नोन, अगर किसी को उसकी नहीं मालूम तो उसके लिए हमने बहुत सिंपल हैंडल किया है और एक एक्स्ट्रा रिजल्ट ऐड किया है। और वो बड़ी सिंपल सी क्यूरी है। वो रिजल्ट हमने क्या ऐड किया है, हमने कहा है कि रिजल्ट कॉलन इक्वल टू ऑफ ऑलरेडी अंडरस्कोर नोन आर नॉट अंडरस्कोर नोन। तो हमने ये ऐड किया है। तो ये बेसिक रेस कंडीशन का कंसेप्ट था कि रेस कंडीशन क्या है और हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अब अपने देखते हैं ऑपरेटर्स देखते हैं। ये हमने कुछ प्रीडिकेट लॉजिक में भी डिस्कस किया था, जो हमारे पास प्रीडिकेट लॉजिक उसमें भी हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, लेकिन आज हमने इसको जी लैंग्वेज के साथ कंबाइन करना है। तो मैंने कहा कि ये चीज़ें मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा बता दूं ताकि हम इसको आज हम अपने जी लैंग्वेज के साथ इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट सिंबल है इसको एंड कहते हैं, इसको हम कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। अब जी लैंग्वेज में या प्रीडिकेट लॉजिक में ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कंजक्शन है। कंजक्शन ऑफ द टू प्रीडिकेट पार्ट्स एनी कॉमन वेरिएबल ऑफ द टू स्कीमास आर मर्ज। इसका मतलब क्या है जी कि ये आपके पास एक कंजक्शन है, ठीक है, जो आपके टू प्रीडिकेट पार्ट्स हैं, जो आपके दो प्रीडिकेट पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको कंबाइन कर रहा है। एनी कॉमन, कोई भी कॉमन वेरिएबल्स हम इसमें ले सकते हैं ऑफ द टू स्कीमास आर मर्ज, यानी हम दो
कॉमन वेरिएबल्स लेके उनको स्कीमा के थ्रू मर्ज कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है, एक तो आप ये समझ लेंगे इस सिंबल क्या है, कंजक्शन ऑफ द टू प्रीडिकेट पार्ट। जब भी ये सिंबल यूज करेंगे तो ये आपका जो हमारे पास टू डिफरेंट प्रीडिकेट पार्ट्स होंगे ये उनका कंजक्शन होगा, ठीक है जी। और इसके बाद क्या होगा कि ये कॉमन वेरिएबल ऑफ द टू स्कीमास, यानी जो हमारे टू जो है हम उनको मर्ज कर सकते हैं। ये सिंबल आर का द फैक्ट ऑफ द स्कीमा, ये अब यहाँ पे ये किस लिए शो हो रहा है, यहाँ पे ये किस के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे हम इसको शो कर रहे हैं द इफेक्ट ऑफ द स्कीमा ऑपरेटर इज टू मेक अ स्कीमा इन विच द प्रीडिकेट पार्ट in the result of joining the predicate parts of its two arguments with the logical connective V। अब ये देखें कि the fact of the schema operator is to make a schema in which the predicate part is the result of joining the predicate parts its two arguments with the लॉजिकल कनेक्टिव V, ठीक है जी। यानी ये आपके पास जो सेकंड पार्ट आ गया, आपके पास जो इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, वो पार्ट क्या है कि द इफेक्ट ऑफ द स्कीमा ऑपरेटर इज टू मेक अ स्कीमा इन विच द प्रेडिकेट पार्ट्स इज द रिजल्ट ऑफ जॉइनिंग द प्रेडिकेट पार्ट्स ऑफ इट्स आर्गुमेंट विथ द लॉजिकल कनेक्टिविटीज। तो ये हमारे पास टोटल जो इसके पार्ट आए हैं वो आपके इस तरीके से आए हैं कि जो आपके ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, वो किस लिए यूज होते हैं और किस तरह लिंक करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब लॉजिकल कंजक्शन ऑपरेटर, अब देखिए मैं एक मिनट बैक जाता हूं, आप ये देखें कि ये जो कंजक्शन है ये लॉजिकल कनेक्शन, दूसरा सैंपल हमने ये यूज किया। अब इन दोनों को हम उसी बर्थडे वाली एग्जांपल में दोबारा लिंक इन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जो लॉजिकल कंजक्शन ऑपरेटर है वो क्या कर रहा है, द कंजक्शन ऑपरेटर, ये जो सिंबल है ऑपरेटर एंड ऑफ द स्कीमा कैलकुलस अलाउज अस टू कंबाइन दिस डिस्क्रिप्शन विद आवर प्रीवियस डिस्क्रिप्शन ऑफ एड बर्थडे, ठीक है जी। अब जो हमारी प्रीवियस एग्जांपल थी या जो हम बात कर रहे थे, हम यहाँ पे क्या चीज यूज कर रहे थे कि द कंजक्शन ऑपरेटर दिस ऑफ द स्कीमा कैलकुलस अलाउड अस कि टू, क्या चीज यहाँ पे हमें कर रहा है, अलाउ कर रहा है टू कंबाइन दिस डिस्क्रिप्शन विद आवर प्रीवियस डिस्क्रिप्शन ऑफ एड बर्थडे, कि जो हमारी प्रीवियस डिस्क्रिप्शन है उसकी बर्थडे को ऐड करने के लिए हम अपना लॉजिकल जो सिंबल है वो यूज कर सकते हैं, ऐड बर्थडे एंड सक्सेस। अब आप ये देखें कि यहाँ पे हमने इन टू को आपस में कंबाइन कर दिया, लिंक कर दिया। किस तरीके से लिंक किया, ऐड बर्थडे एंड सिंबल सक्सेस, ये आपस में दोनों लिंक हो गए। दिस डिस्क्राइब्स एन ऑपरेशन विच for correct input both acts as described by add birthday and produce the result okay। यानी अब हमने इस फंक्शन को लेजिटिमेट बना दिया। लेजिटिमेट किस तरीके से बनाया, हमने जब अपना लॉजिकल कंजक्शन ऑपरेटर यूज किया तो लॉजिकल कंजक्शन ऑपरेटर को यूज करने में हमने जब ये सिंबल यूज किया यहाँ पे एंड का, तो हमने क्या किया कि ऐड बर्थडे एंड सक्सेस के बर्थडे दोनों को जब किया है तो ये क्या चीज कह रहा है कि दिस डिस्क्राइब्स एन ऑपरेशन विच फॉर करेक्ट इनपुट बोथ एक्ट्स एज डिस्क्राइब्ड बाय, अब यहाँ पे इनको ये किस लिए डिस्क्राइब कर रहा है कि ऐड बर्थडे एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट ओके। ये इसको ऐड करके आपको जो बर्थडे प्रोड्यूस कर रहा है, जो रिजल्ट है दैट शुड बी ओके। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से अपना लॉजिकल कंजक्शन ऑपरेटर यूज करके इसको डिप्लॉय कर लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लॉजिकल डिसजंक्शन ऑपरेटर। पहले हमने बात की है लॉजिकल कंजक्शन ऑपरेटर की बात की है, अब हम बात कर रहे हैं लॉजिकल डिसजंक्शन ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। लॉजिकल डिसजंक्शन जो ऑपरेटर है
ऑलरेडी नोन, ठीक है। अब हमें क्या है कि बर्थडे बुक, हमें इसका ऑलरेडी मालूम है कि बर्थडे बुक नेम कॉलन क्वेश्चन मार्क कॉलन नेम देन रिजल्ट क्वेश्चन मार्क कॉलन देन रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास बर्थडे बुक की डिटेल्स आ रही हैं उसमें एक तो ये आ रहा है कि नेम क्वेश्चन मार्क कॉलन नेम आ रहा है, सेकेंडली रिजल्ट क्वेश्चन मार्क कॉलन रिपोर्ट आ रही है, नेम क्वेश्चन मार्क लेफ्ट हैंड नोन और रिजल्ट नॉट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू ऑलरेडी नोन। अब ये हमें यहाँ चीजें गिवन है, ठीक है। दिस डिक्लेरेशन स्पेसिफाइज दैट इफ एरर अकर्स दिस, ठीक है। ये जो अपने पास यहाँ पे डिक्लेरेशन है, ठीक है, ये डिक्लेरेशन स्पेसिफाई कर रही है दैट इफ एरर अकर्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम शुड नॉट चेंज। यानी हम यहाँ पे ये जो डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि दिस डिक्लेरेशन स्पेसिफाई, ये इस चीज को स्पेसिफाई कर रही है दैट इफ एरर अकर, अगर कोई एरर अकर होता है, द स्टेट ऑफ द सिस्टम शुड नॉट चेंज, जो आपकी स्टेट है, जो सिस्टम है, उसको चेंज नहीं करेगा। और बोस्ट वर्जन ऑफ ऐड बर्थडे कैन बी, जो हमारे पास इसका वर्जन है, जो इसमें ऐड बर्थडे का फंक्शन है, वो हम किस तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आर ऐड बर्थडे, ठीक है, इक्वल टू ब्रेसिस ऐड बर्थडे एंड सक्सेस। अब हमने ये फंक्शन, आप देखें लास्ट स्लाइड में हमने ये लॉजिकल कंजक्शन ऑपरेटर से ये फंक्शन डिफाइन किया था कि हम जब भी इसको यूज करेंगे किस तरीके से यूज करेंगे, ऐड बर्थडे एंड। तो ये फंक्शन हमने वहां से पिक किया और ये हमने यहाँ यूज कर दिया। और ये हमारे पास जो फंक्शन था लास्ट वाला, ये वाला, जिसमें हमने अपनी स्कीमा को किस तरह ऑपरेट किया है, तो यहाँ पे हमने ये सिंबल यूज किया और आर ऑलरेडी नोन, या तो ऐड बर्थडे सक्सेस है या ऑलरेडी नोन है, तो ये किस में आ जाएगा, इसमें ऐड बर्थडे में आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक फंक्शन था कि हमने अपने लॉजिकल कंजक्टर को और डिसजंक्शन ऑपरेटर्स को किस तरीके से यूज करके अपनी बर्थडे वाले जो फंक्शंस हैं उनको रिफाइन किस तरह किया, उनको बेहतर किस तरह किया है। देन अब हम इसको यहाँ पे अपने जितने भी ऑपरेटर्स हैं, अब हम उन यूज ऑपरेटर्स, इन तमाम ऑपरेटर्स का यूज क्या है, इनको हमने किस तरीके से यूज करना है, ठीक है, हम अभी वो डिस्कस करते हैं। आर नंबर 1 ऐड बर्थडे। अब यहाँ पे बर्थडे बुक आ गई, देन आपके पास नेम क्वेश्चन मार्क कॉलन नेम आ गया, डेट क्वेश्चन मार्क कॉलन डेट आ गई, और रिजल्ट नॉट इक्वल टू कॉलन रिपोर्ट। यानी ये जो हमारे पास ऐड बर्थडे का फंक्शन है, हमने इसमें बर्थडे बुक नेम डेट और ये कर दिया। अब हम क्या करते हैं, नेम क्वेश्चन मार्क लेफ्ट हैंड नोन एंड बर्थडे इज इक्वल टू बर्थडे यूनियन ब्रेसेस नेम क्वेश्चन मार्क गोज टू डेट क्वेश्चन मार्क ब्रेसेस। अब हमने यहाँ पे कंजक्टर ऑपरेटर यूज किया है, और ये जो हमारे पास कंजक्टर ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर किसका है, ये एंड सिंबल है, ये हमने यहाँ पे यूज किया। एंड रिजल्ट नॉट इक्वल टू ओके, यानी आप अब ये देखें कि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बर्थडे इज इक्वल टू बर्थडे देन यूनियन, ठीक है, नेम क्वेश्चन मार्क गोज टू डेट क्वेश्चन मार्क एंड रिजल्ट नॉट इज इक्वल टू ओके, और नेम क्वेश्चन मार्क नोन, और फिर हम क्या कह रहे हैं, एंड बर्थडे इज इक्वल टू बर्थडे इज इक्वल टू बर्थडे एंड रिजल्ट नॉट इक्वल टू ऑलरेडी ब्रेसिस नोन। अब हम जहां पे अपनी लैंग्वेज यूज कर रहे थे, वहां हम अपने कंजक्टर और डिस्ट्रैक्शन पॉइंट्स यूज कर रहे हैं। हम वो सिंबल्स जो भी हमने डिस्कस किए हैं, वो हम सारे के सारे लॉजिकल जितने सिंबल्स हैं, ठीक है, उसमें जो है वो हम सारे के सारे यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आप ये देखें, ये सिंबल हमने यूज किया, यहाँ पे ये सिंबल 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 यूज किया। तो ये हमारे पास जितने भी सिंबल्स हैं,
जितने भी ऑपरेटर्स हैं, अब हमने इसी बर्थडे की, आप देखें हम इसी बर्थडे की एग्जांपल को डिफरेंट एंगल से मॉडिफाई करते जा रहे हैं, डिफरेंट सिंबल्स उसमें यूज करते जा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कि फॉर्म स्पेसिफिकेशन टू डिजाइन। अब मैं थोड़ा सा वापस जाता हूं, अगर फर्स्ट स्लाइड में मैं जाऊं 1 मिनट वापस, तो आपको यहां पे जब हमने इसको शुरू किया था तो हमने क्या बात की थी, ये अभी हम सारे फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया कि आपके पास डिकम्पोज क्या होता है, फिर हमने स्कीमास को डिस्कस किया, फिर उसकी डिटेल में चले गए। ठीक है, अभी हमने जितनी पढ़ी है डिटेल, हमने उसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े हैं, कंजक्टर्स पढ़े हैं। अब हम वापस आ गए हैं डेटा रिफाइनमेंट के ऊपर। अब हम यहाँ पहुंचे हैं, अब हम इस स्लाइड को यहां से डिस्कस करते हैं। ये अब हमारे पास ये दो, जो स्लाइड नंबर 2 में हमने जो चीजें डिस्कस की थी कि जी इंफॉर्मेशन को जो हमने डिस्कस किया था उसके फीचर्स को हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास वही जो जी लैंग्वेज का पॉइंट है, फ्रॉम स्पेसिफिकेशन टू डिजाइन। जब हम आपके पास सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, और वहां से आप जब डिजाइन की तरफ मूव करते हैं तो कितने स्टेप्स आपके पास आते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं डेटा रिफाइनमेंट की, टू डिस्क्राइब द कंक्रीट डेटा स्ट्रक्चर्स which the program will use to represent the abstract data in the specification। फिर फोकस करें, हम किस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, टू डिस्क्राइब द कंक्रीट डेटा स्ट्रक्चर। जो आपके पास कंक्रीट डेटा स्ट्रक्चर्स है, which the program will use to represent the abstract डाटा इन द स्पेसिफिकेशन। जो आपका डाटा है, जो आपका एब्स्ट्रैक्ट डाटा है, जो उसकी स्पेसिफिकेशन में यूज हो रहा है, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं कि टू डिस्क्राइब द कंक्रीट डाटा स्ट्रक्चर विच द प्रोग्राम विल यूज टू रिप्रेजेंट द एब्स्ट्रैक्ट डाटा इन द स्पेसिफिकेशन। एंड अब सेकंड पॉइंट क्या है, एंड डिराइव, हम उसको डिराइव, एंड टू डिराइव डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ द कंक्रीट डाटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी। अब यानी हमारे पास जो डाटा रिफाइनमेंट है वो क्या चीज है, वो आपका इस चीज की डिस्क्रिप्शन है कि जो हमारे पास कंक्रीट डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, जो प्रोग्राम में यूज हो रहे हैं, रिप्रेजेंट हो रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट डाटा की फॉर्म में, स्पेसिफिकेशन की फॉर्म के अंदर, और ड्राइव हो रहे हैं डिफरेंट ऑपरेशन फ्रॉम द डाटा स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास डाटा रिफाइनमेंट की एग्जांपल है। और डायरेक्ट ये होगी डाटा, ये हम जो डाटा के फॉर्म से फॉर्म कर रहे हैं, ये हम इसको डाटा रिफाइनमेंट कह रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो डायरेक्ट रिफाइनमेंट है। अब जो डायरेक्ट रिफाइनमेंट है वो क्या है, मेथड टू गो डायरेक्टली फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन टू प्रोग्राम इन वन स्टेप। यानी डायरेक्ट रिफाइनमेंट के अंदर वो मेथड टू गो डायरेक्टली, जो डायरेक्टली जाता है फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन टू प्रोग्राम इन वन स्टेप, जो किसी भी एक स्टेप के थ्रू हम जब उसको मॉडिफाई करते हैं, रन करते हैं, तो मेथड टू गो डायरेक्टली फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट, यानी वो मेथड, वो रूल्स, वो स्पेसिफिकेशन जो हम अपनी एब्स्ट्रैक्ट से यूज करते हैं और हम उसको एक स्टेप उसको आगे लेके जाते हैं। तो हम इस तरीके से अपनी डाटा रिफाइनमेंट और अपनी डायरेक्ट जो है रिफाइनमेंट वो करते हैं। दोनों में जो डिफरेंस है, इसके अंदर हम मेथड टू गो डायरेक्टली, हम इसमें डायरेक्टली करते हैं, हम इसमें अपनी एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन को नहीं करते, हम टू प्रोग्राम इन वन स्टेप, हम इसको सारा काम यहाँ पे हम देखें मल्टीपल स्टेप्स में उसको कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने स्टेप्स को कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपने मल्टीपल स्टेप्स में नहीं कर रहे हैं, हम उसको गो थ्रू एक ही साथ लेके चल रहे हैं। तो अब हमारे पास जो डाटा रिफाइनमेंट है, ठीक है, जो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है, आप ये देखेंगे इसमें हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 रेज है। आपने डाटा स्ट्रक्चर्स में रे भी पढ़ी होंगी, स्टैक्स पढ़े होंगे, लिंक लिस्ट पढ़े होंगे, डब्ल्यू लिंक लिस्ट पढ़े होंगे, सारी चीजें देखी होंगी आपने। तो यहाँ पे जो आपके पास 2 रेज है, ठीक है, कॉलन नेम 1 डॉट 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 ऑफ नेम, और दूसरा क्या है डेट्स 1 डॉट 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 ऑफ डेट्स। तो ये हमारे पास जो
2 अरेज है, ठीक है। हम इसमें अपनी नेम्स को, जो फर्स्ट है इसमें हमने अपनी नेम्स को डिफाइन कर दी है, इसमें हमने अपनी डेट्स को डिफाइन कर दी है। हम यहाँ क्या कहते हैं, नेम्स क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू नेम्स प्लस, अभी हम क्या कह रहे हैं, नेम्स प्लस आई गोज वी सेमीकोलन, हम यहाँ पे सेमीकोलन, नेम्स आई इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये आपके पास कौन सा सिंबल है, अब ठीक है, हम डिसजंक्शन का सिंबल पढ़ चुके हैं। द राइट साइड of this equation is a function which takes the same value as names everywhere except at the argument I where it takes the value disjunction। तो अब ये देखिए, ये डाटा, ये हमारे पास डाटा रिफाइनमेंट की एग्जांपल है कि हम डाटे को किस तरीके से रिफाइन कर सकते हैं। अब इस मैथमेटिकल इक्वेशन में देखें, हम यहाँ पे यही चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि द राइट साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज अ फंक्शन विच टेक्स द सेम वैल्यूज एज नेम्स एवरीवेयर एक्सेप्ट एट द आर्गुमेंट आई वेयर इट टेक्स द वैल्यू वी। हम यहाँ पे सेम वैल्यूज ही ले रहे हैं अपनी डाटा रिफाइनमेंट के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें एग्जांपल है कि डाटा एंड डायरेक्ट रिफाइनमेंट। अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट जो एग्जांपल देखते हैं वो डाटा और डायरेक्ट रिफाइनमेंट के एग्जांपल करते हैं, और वही जो हमारे पास लास्ट बर्थडे वाली थी हम इसी को लेके ही कंटिन्यू करेंगे। हमने क्या कहा था, अब यहाँ पे जो है डाटा और इन दोनों को आपस में हम कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। फाइंड बर्थडे 1, अब हमने क्या कहा था, बर्थडे बुक 1, यानी ये अब ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। फाइंड बर्थडे 1, बर्थडे बुक 1, नेम क्वेश्चन मार्क कॉलन नेम, डेट क्वेश्चन मार्क कॉलन डेट, आई कॉलन 1, HWM नेम क्वेश्चन मार्क नेम्स कामा आई, ठीक है, कंजक्टर सिंबल डेट नॉट इक्वल टू डेट्स आई। प्रोसीजर फाइंड बर्थडे नेम, अब यहाँ पे हम जो अपना प्रोसीजर प्री डिफाइन कर रहे हैं, हम जो अपना रूल प्री डिफाइन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर फाइंड बर्थडे नेम कॉलन, ठीक है। देन यहाँ पे आपने डेट डाल दी, ये आपका वेरिएबल डेट कॉलन डेट ब्रेसेस क्लोज। अब जो वेरिएबल आपका आई है उसको हमने क्या कह दिया, इंटीजर कह दिया। ये जो हमारे पास वेरिएबल आई है ये हमारे पास इंटीजर का फंक्शन आ गया। अब इस इंटीजर को हम अपनी डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यूज देंगे, और वो जो डिफरेंट जो इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज की बेसिस के ऊपर हम इसको असाइन करेंगे। तो वेरिएबल आई कॉलन इंटीजर बिगेन आई इज इक्वल टू 1, हम यहाँ पे आई को किस चीज से स्टार्ट कर रहे हैं, हम आई को 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। वाइल नेम्स ब्रेसेस आई नॉट इक्वल टू नेम डू आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब ये जो लूप है, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन किसके लिए ट्रू होगी या कैसे ट्रू होगी, आप ये देखें कि हम क्या कह रहे हैं कि वाइल नेम्स आई नॉट इक्वल टू नेम। अब यहाँ पे हमने जो कंडीशन दे दी, जो लूप कंडीशन आ गई है वो क्या आ गई है कि वाइल नेम्स आई नॉट इक्वल टू नेम, वो उसके इक्वल नहीं है। डू आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, अगर वो उसके इक्वल नहीं है तो वो आई को आई प्लस 1 कर दे, और डेट्स के अंदर कॉलन इज इक्वल टू डेट्स, और यहाँ पे जो लेटेस्ट वैल्यू है वो आई के यहाँ पे आ जाए, और ये एंड। तो ये हमारे पास अब डाटा और डायरेक्ट रिफाइनमेंट की एग्जांपल है। ये हमारे पास हमने इसमें ये अपना प्रोसीजर डिफाइन कर दिया कि जो हमारे पास जो हमारा प्रोसीजर है वो क्या है, वो हमने बता दिया कि फाइंड बर्थडे नेम, ठीक है, वेरिएबल, ये हमारा प्रोसीजर है। यहाँ पे हमने अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल हमारे पास क्या है, आई है, वो आपका इंटीजर है। फिर और यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम को यहाँ से बिगिन किया और ये एंड। तो ये हमारे पास इसमें एक सर्टेन कंडीशंस है जिसकी बेसिस के ऊपर ये सारे का सारा एग्जीक्यूट होगा। तो ये एग्जांपल थी डाटा और डायरेक्ट आपने उसको रिफाइन किस तरह करना है।
अब यहाँ पे इस सारे के एडवांटेजेस क्या क्या है, ठीक है। अभी हमने जो ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, इन सब के एडवांटेजेस क्या क्या है। द फ्लेक्सिबिलिटी टू मॉडल आ स्पेसिफिकेशन विच कैन डायरेक्टली लीड टू द कोड। अब इसमें जो फर्स्ट इसका एडवांटेज है वो ये एडवांटेज है कि ये द फ्लेक्सिबिलिटी टू मॉडल आ स्पेसिफिकेशन विच कैन डायरेक्टली लीड टू द कोड, जो कोड के साथ डायरेक्टली लीड कर रहा होता है। सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट है इसके अंदर कि इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। हम इसमें जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत इजी है, ठीक है। थर्ड, हम ये वो किस तरह इजी है कि हमने प्रोसीजर्स को अलग कर दिया, फंक्शंस को अलग कर दिया, लॉजिक को अलग कर दिया, और इसलिए हर चीज़ आपकी बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि हम उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट कि ए लार्ज क्लास ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडल्स can be described in Z without higher order features and can thus be analyzed efficiently। यानी ये हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या पॉइंट है कि a large class of structural models can be described in Z without higher order features and can thus be analyzed एफिशिएंटली। हम इसको एफिशिएंटली एनालाइज कर सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ये आपका अंडरस्टैंडेबल है। और लास्ट में इंडिपेंडेंट कंडीशंस कैन बी एडेड लेटर। हम जो इसमें जो हमारे पास इंडिपेंडेंट कंडीशंस हैं हम उन कंडीशंस को लेटरली डिफाइन भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास जी लैंग्वेज के या जो हमारे पास हमने जी लैंग्वेज में एब्स्ट्रैक्ट मॉडल को देखा है तो हमारे पास इसमें मेजरली इसके जो है फोर बेनिफिट्स कह लें, फोर आप इसके एडवांटेजेस कह लें। फर्स्ट क्या है कि जो हमने डिस्कस किया है कि जो भी हमारा मॉडल है हम उसको डायरेक्टली लीड कर सकते हैं, विच कैन डायरेक्टली लीडेबल टू द कोड। हम उसके कोड के साथ डायरेक्टली लीड कर सकते हैं। इस पूरे मॉडल की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत इजी है, हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम इसके अंदर अपने स्ट्रक्चर मॉडल्स यूज कर सकते हैं और उसको जी लैंग्वेज में जी लैंग्वेज के साथ लिंक करके और जी लैंग्वेज के जितने फीचर्स हैं उन तमाम के फीचर्स को उसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। उससे इसकी जो सिस्टम की एफिशिएंसी है वो बेहतर हो सकती है। और ये तो सारी डिपेंडेंट कंडीशन थी, हम इसके अंदर अपनी जितनी भी इंडिपेंडेंट कंडीशंस हैं वो भी लेटर ऑन एज पर अवर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के जो भी हमारी नीड्स और रिक्वायरमेंट है वो भी हम लेटर ऑन उसमें ऐड कर सकते हैं और उन तमाम कंडीशन को ऐड करके उसको सिस्टम को ज़्यादा रिलायबल बना सकते हैं आपकी डेली रूटीन के जो हम उसको किस तरीके से डेली रूटीन का यूज़ है उसमें हम उसको बेहतर कर सकते हैं। तो ये हमारा था आज का लेक्चर जिसमें आपने एब्स्ट्रैक्ट मॉडल को देखा कि एब्स्ट्रैक्ट मॉडल क्या है, उसका फॉर्मल मेथड्स के साथ क्या रिलेशन है। फिर हमने उसमें अपनी जी लैंग्वेज देखी कि जी लैंग्वेज क्या है, उसकी बेसिक्स क्या है, जी लैंग्वेज के रूल्स क्या है, जी लैंग्वेज को कहाँ यूज़ किया जा सकता है, उसके बेसिक ऑपरेटर्स देखे और जी लैंग्वेज के एट द एंड हमने क्या क्या एडवांटेजेस हैं उनको डिस्कस किया। इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।